उन्होंने पहले पढ़ा स्त्री और उसमें फिर नीचे कोटिंग है मुक्ति की उड़ान। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, आप हमारा घर तुड़वा दोगे। एक कमजोर आदमी, तूने क्यों घास भूस का घर बनवाया है? कह रहे तू घर बैठ, तुझे पैसा भी देंगे, तुझे तारीफ देंगे, तुझे इज्जत देंगे, सब कुछ तुझे दे देंगे, बस तू घर में बैठ के प्रेग्नेंट हो जा। ये प्राकृतिक नियम है कि महिला माँ बनती है। और तुम्हें आबादी बढ़ानी है तो लैब में पैदा कर लो ना बच्चा, कौन मना कर रहा है? पूरा इतिहास में तुमने महिला का हर तरीके से शोषण किया, अभी भी करना चाहते हो। सेक्स कर लेने से क्रिएटिविटी थोड़ी हो जाएगी। मेंटल असाइलम्स होते हैं, उसमें जो पागल महिलाएं होती हैं ना, कई बार उनके यूटेरस निकाल देते हैं क्योंकि उन बेचारियों को पता भी नहीं चलता कौन उनका रेप कर गया। तभी नारीत्व को प्राप्त होती है। सृजन की शक्ति भी तो हमें ही मिली है। आप कितना अपने माँ बाप के हो सकते हो? आप नहीं हो सकते, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी माँ आपके पीछे अपनी पूरी जवानी खराब कर दे। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आप कहते हैं कि महिला के जीवन का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं होता है, बल्कि उसकी अपनी पढ़ाई, सेल्फ ग्रोथ और फ्रीडम है। इसमें आपने ये भी कहा है कि मैटर्निटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है महिला के जीवन में। तो पढ़ रही थी कि इस पे काफ़ी तर्क आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो कुछ आपसे शेयर भी करना चाह रही थी कुछ कमेंट्स। इसमें जो सबसे पहला तर्क मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि ये प्राकृतिक नियम है कि महिला माँ बनती है और तभी नारीत्व को प्राप्त होती है, इसलिए बच्चा बोझ नहीं होता है। उस बोझ को हर औरत उठाने के लिए तैयार है। तो इसमें आपकी स्पष्टता चाहती हूँ। प्राकृतिक नियम क्या होता है? प्रकृति में नियम नहीं होते, प्रकृति की अपनी प्रक्रियाएं हैं। प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं। प्रकृति के जो नियम हैं भी वो जड़ पदार्थों के लिए हैं। ये है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ये आपको नियम जैसा लगता है ना? तो ये नियम किसके लिए है? ये नियम इस गेंद के लिए है, चेतना के लिए थोड़े ही है। गेंद माने कोई मटेरियल चीज, जड़ पदार्थ, मटेरियल चीज। प्रकृति के नियम सारे इन पर लागू होते हैं। आप थोड़ी मटेरियल चीज हो, आप एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हो। तो जहां तक आपके हाथ का सवाल है उस पर कोई नियम लागू हो सकता है, और आपकी चेतना पर थोड़ी कोई नियम लागू हो सकता है। तो प्रकृति के नियमों का पालन करना है। प्रकृति के नियमों का अगर आपको पालन करना है तो आपने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? प्रकृति का कौन सा नियम कहता है कि कपड़े बनाओ और पहनो? और पूरे अस्तित्व में कौन सी प्रजाति प्रकृति में कपड़े पहनती है, ये बताओ। ये प्रकृति वाला जो तर्क है ये बहुत मुझे सुनने में आता है। आप जिस संदर्भ में बोल रही हैं वहां तो आता ही है कि महिला को प्रकृति ने गर्भाशय दिया है तो इसका मतलब उसका प्रकृति ने जन्म ही किया है बच्चे पैदा करने को। ये आता है। वैसे ही आता है कि हमें मांस पच जाता है ना, तो इसका मतलब जानवर है ही हमारे खाने को। और अगर जानवर को खाना बुरा होता तो प्रकृति में शेर हिरण को क्यों खाता? प्रकृति 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 में लगे रहते हैं, ऐसे जैसे इन लोगों को प्रकृति से बहुत प्यार हो। तो शेर हिरण को खाता है तो एक बात और भी जान लो कि प्रकृति में जब दो शेर मिलते हैं ना तो एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं और एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं, जानते हो? कैसे? एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघ के। यही काम कुछ हद तक कुत्ते भी करते हैं। तो जिन लोगों को प्रकृति वाले बहुत तर्क देने हों, सबसे पहले तो वो एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघा करें मिलने पर, क्योंकि प्रकृति में तो यही होता है। दो मिलते हैं, वो एक दूसरे को शक्ल से नहीं पहचानते, वो गंध से पहचानते हैं, और सबसे तेज गंध तो पीछे से आती है। तो वहां जाके पहले नाक डालेगा, कहेगा हाँ ये वही है। ओए, तुम प्रकृति को कब का पीछे छोड़ आए भाई? तुम इंसान हो, तुम जानवर थोड़े ही हो। तुम बाल कटाते हो, प्रकृति में बाल कटते हैं? कौन सा जानवर दांत साफ करता है? किस जानवर के पास भाषा है? और कितनी कुंद पड़ गई है बुद्धि कि मुझे ये सब बातें बतानी पड़ रही हैं और आपको दिख नहीं रही हैं।
प्रकृति वाले हो तो घर में क्यों रहते हो? पेड़ पे रहो। प्रकृति वाले हो तो ब्याह क्यों करते हो? प्रकृति में तो कोई जानवर ब्याह नहीं करता। प्रकृति में अगर मादाएं बच्चा पैदा करती रहती हैं तो कोई निश्चित नहीं होता कि एक ही नर के साथ कर रही हैं। जो प्रकृति का तर्क देते हैं उन्हें अपनी मादाओं को छोड़ देना चाहिए। जाओ सब नरों के साथ बच्चे पैदा करो। प्रकृति में तो यही चलता है। और प्रकृति में यह भी चलता है कि कई बार जो बाप होता है या मां होती है वही अपने बच्चे को खा भी जाता है। सब चलता है प्रकृति में। तो ये प्रकृति वाला क्या तर्क है? जिन्होंने जाना है, इतनी बार मैं आपके सामने दोहरा चुका हूं, उन्होंने कहा है कि कुल एक सीख है जो तुम्हें इंसान बनाती है। यू आर बियॉन्ड नेचर। वो कहते हैं नहीं नेचुरल नेचुरल चलो, नेचुरल 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 तो गधा चलता है। तुमको प्रकृति से अतीत जाना है। तुम मनुष्य हो, प्रकृति इसमें बंधे रह गए तो जंगली ही रह गए तुम। महिला को गर्भाशय दिया गया है तो ऐसे तो ये भी कर सकती है कि 15 की उम्र से लेकर 45 की उम्र तक वो लगातार गर्भ से ही रहे। और होता था पहले 15-15 बच्चे ही महिलाएं पैदा कर रही हैं। 15 बच्चे का मतलब समझते हो क्या होता है? कि वो लगातार प्रेग्नेंट है। ये नहीं कि बीच बीच में पहला बच्चा हुआ, उसके 3 महीने बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद 3 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई। होने को तो ये भी हो सकता है, प्रकृति में ऐसा होता भी है। तो ये करें क्या? इन दो चीजों में, पहला हमें मांस खाना ही खाना है, ये प्रकृति नेचर वाला आर्ग्यूमेंट बहुत दिया जाता है। दूसरा, लड़की है वो मादा है, वो तो बस डिलीवरी के लिए और घर में रहने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही तो पैदा हुई है। ये सिद्ध करने के लिए प्रकृति नेचर का आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। और बहुत बेहुदा आर्ग्यूमेंट है ये। कहा तो ये उन्हीं का है जो पिछवाड़ा सूंघते हैं। आप में क्या है प्रकृति जैसा, बताओ तो। प्रकृति में ये भाषा होती है? प्रकृति में जो जानवर होते हैं उनके पास धर्म होता है, आपके पास तो धर्म है। हिरण का धर्म बताओ, शेर का धर्म बताओ। चश्मा लगता है प्रकृति में, वहां चश्मा कहां से आया? संविधान होते हैं प्रकृति में। हम में क्या है प्रकृति जैसा, बताओ तो। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है प्रकृति में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है प्रकृति में, हवाई जहाज होता है प्रकृति में, कविता होती है, साहित्य होता है, ध्यान होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है प्रकृति में? प्रकृति में बस ये होता है, ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80। खत्म। इतना बता दो कि कितनी गति से उछाली थी, और ये बता दो कि ग्रेविटी क्या है, और ये बता दो कितनी देर बाद दोबारा हाथ में आ गई, तो हम बता देंगे कि कितनी जोर से आई होगी। सब बता देंगे, किसी भी पॉइंट पर क्या उसकी वेलोसिटी है सब बता देंगे। यही होता है। अच्छे से समझो, प्रकृति के नियम सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर लागू होते हैं, लाइक दिस वन। हम पर नहीं लागू होते। हम पर माने ये मेरी बाह भी मटेरियल है, इस पर लागू होते हैं, इस पर भी होते हैं। जैसे इस गेंद पर होते हैं, वैसे ही मेरी उंगली काट के उछाल दोगे, वो भी लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेगी। जैसे ये गेंद फॉलो कर रही है, वैसे ही ये उंगली काट के उछाल दो, ये भी करेगी। लेकिन चेतना कुछ और चीज होती है। समझ में क्यों नहीं आ रही बात? कॉन्शियसनेस कुछ और चीज होती है, वो मटेरियल नहीं होती, उस पर कोई नियम नहीं चलता। न्यूटन्स लॉज प्रेम पर चलते हैं क्या? हाँ, तो प्रेम चेतना की बात है, इसीलिए उस पर कोई लॉ नहीं चलता। जहां सुविधा देखी, जहां स्वार्थ देखा, वहां प्रकृति को उठा के ले आए। प्रकृति में तो ऐसा होता है ना।
किसी को बोलो कि भाई तू अपनी रोटी अपने भाई के साथ बांट ले, वो नहीं, ऐसा नहीं, प्रकृति में ऐसा थोड़ी होता है। बंदर को केला मिल जाता है, बंदर केला खाता है, बंदर बांटता थोड़ी है। तो मैं भी नहीं बांटूंगा। हाँ तो ठीक है, पूछ दिखा। रोटी अगर तुझे अकेले ही खानी है, भाई के साथ नहीं बांटनी है, तो पूछ लगा पहले। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू रोटी खाएगा, ये रही पूछ, पहले तो पूछ फिट कर। बोला पूछ फिट करो इसके। जितने प्रकृति का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इनके पूछ लगेगी और ये पिछवाड़ा सूंघेंगे। कोई नालायकी चल रही हो, उसके फेवर में यही आर्ग्यूमेंट है क्या? नो बट ये तो नेचुरल है ना, जो नेचुरल है। देखिए, आसक्ति बुरी चीज होती है। इतने अटैच्ड मत होइए। नहीं बट रिलेशनशिप में अटैचमेंट तो नेचुरल है ना। जितनी नालायकियां करनी है वो सब नेचर के नाम पे जस्टिफाई कर लो। प्रकृति में किस जानवर की तोंद होती है? पहली चीज तो प्रकृति में ये होती है कि सब फिट होते हैं। जंगल चले जाओ, वहां कोई अनफिट नहीं मिलेगा। जो अनफिट होता है वो मर जाता है। जंगल में जो अनफिट हो गया वो हफ्ते में मर जाएगा। शेर अनफिट हो गया तो उसका क्या होगा? मर जाएगा, और शिकारी नहीं कर सकता, मर जाएगा। जंगल में सब फिट मिलेंगे। इतनी बड़ी तो तुम्हारी तोंद है, और तुम कहते हो नहीं हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। गिव मी वन मोर बेबी बेबी। पहले तो तोंद हटा। तोंद कहां से आई? प्रकृति में तोंद होती है? प्रकृति में कोई जानवर किसी दूसरे का दूध पीता है? देखा कि घोड़ा गधे का दूध पी रहा है, माने गधही का होता है। तो तुम क्यों दूसरे जानवरों का दूध पीते हो? प्रकृति में तो कोई जानवर किसी दूसरे का दूध नहीं पीता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिखा करते हैं ना, ये आचार्य है, इसको प्रकृति की समझ नहीं है। ये जानता नहीं है कि एक महिला के लिए उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ही यही होती है जब उसकी गोद में उसका बेबी आता है। तुम महिला हो। पहली बात तो जिसने लिखा वो महिला नहीं होगी जो इस तरह की बातें लिखे। और दूसरी बात, अगर तुम महिला हो भी तो तुम क्या सब महिला हो? कि तो सब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात। तुम कितनी महिलाएं हो? हाउ मेनी ऑफ यू? तुम एक हो। एंड हु गेव यू द राइट्स टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, ऑल द विमेन? हर महिला के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। हर महिला के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। तो फिर वो महिलाएं एबॉर्शन राइट्स के लिए क्यों लड़ रही हैं अमेरिका में? बेबी को आने का ही नहीं देती हैं। और ऐसे रिग्रेसिव मूवमेंट्स चल रहे हैं इस समय कि एक के बाद एक अमेरिकन स्टेट्स राइट टू एबॉर्शन विड्रॉ करते जा रहे हैं। और अब वहां एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है महिलाओं का, जो कह रही है ये नहीं चलेगा। हम देखेंगे कि हमें प्रेग्नेंट होना है कि नहीं, पहली बात, और प्रेग्नेंट हो भी गए हैं तो जन्म देना है कि नहीं ये हम तय करेंगे। और तुम कह रहे हो नहीं वो तो बेबी को तो जन्म देना ही चाहती है। वो कह रही है मुझे नहीं जन्म देना है बेबी को, तुम कह रहे हो देना ही चाहती है। अगर वो बेबी को जन्म देना ही चाहती है तो दुनिया भर की सरकारें औरतों के पीछे काहे को पड़ी हैं? ये बच्चा पैदा कर दो, $3000 देंगे। जापान से लेके यूरोप तक हर देश में अभी यही नौटंकी चल रही है। राष्ट्रवाद की वेदी पर महिलाओं की बलि चढ़ाई जा रही है। कह रहे देखो हमारा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, जवान हमें लड़के चाहिए जबरदस्त। वो तो तभी आएंगे ना जब तुम लोग बच्चा पैदा करोगी। कई देशों में जो महिलाएं 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर दें उनको मदर नेशन और ऐसा बोल करके बिल्कुल पदक दिए जा रहे हैं। उनको पब्लिकली ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि ये देखो ये मदर ऑफ द नेशन है, इसने इतने बच्चे पैदा किए ताकि वो नेशन की सर्विस कर सकें। और महिलाएं तब भी मान नहीं रही हैं। वो नहीं कह रहे, वो कह रहे भैया हमें माफ करो, हमें नहीं बच्चा पैदा करना।
वो महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं हम तुमको तमगा भी दे देंगे, नहीं हम तुमको पैसा भी दे देंगे, तुम घर बैठो हम पैसा देंगे, तुम्हें नौकरी वोकरी नहीं करनी, बस सेक्स किया करो, बच्चे पैदा कर दो। वो उसको फ्री में सब देने को तैयार है, कह रहे तू घर बैठ, तुझे पैसा भी देंगे, तुझे तारीफ देंगे, तुझे इज्जत देंगे, सब कुछ तुझे दे देंगे, बस तू घर में बैठ के प्रेग्नेंट हो जा। लेकिन महिला कह रही है मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट, मेरी ज़िंदगी में और बड़े काम है, मुझे करने दो। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? वो भी इंसान है, वो और भी ऊंचे काम करना चाहती है, उसे यही नहीं करते रहना है कि सेक्स करो प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर पोतड़े धो, उसे नहीं करना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात? नेचर और तुम्हें आबादी बढ़ानी है तो लैब में पैदा कर लो ना बच्चा, कौन मना कर रहा है? तुम्हारा नेशनलिज्म आगे बढ़ जाएगा। नेशनल लैब है, उसमें जो पैदा हो के आया उसको अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दो, जो भी हो तुम, जापान, यूरोप, जहां कहीं भी ये चल रहा है। पर नहीं, बच्चा भी तुमको चाहिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक, बिल्कुल ताजा ताजा अभी यूटेरस से निकला है। भैया इतना ही शौक है तो लैब में पैदा कर लो ना। और मैंने कह दिया एक बार कि लैब में पैदा कर लो, तो सब धार्मिक लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले ये असुर पैदा हुआ है, ये कहता है कि लैब में बच्चा पैदा करो। सब कुछ अगर नेचुरली होना है तो डिलीवरी सीजरियन क्यों होती है? बोलो ना। सब कुछ अगर नेचुरली होना है तो डिलीवरी भी जंगल में होनी चाहिए। कभी देखा कि बंदरिया एडमिट होने आई है, लेबर पेन शुरू हो गया है, डॉक्टर साहब, वो तो जहां होती है वहां बैठे बैठे जन्म दे देती है। नेचुरली रखो सब कुछ। नहीं, नेचुरल तुम्हें बस उस सीमा तक रखना है जहां तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि हो सके। सीधी बात करो ना, बात तुम्हारी सेल्फिशनेस, तुम्हारी स्वार्थ, तुम्हारे कामनाओं और तुम्हारी शोषण की वृत्ति की है। पूरे इतिहास में तुमने महिला का हर तरीके से शोषण किया, अभी भी करना चाहते हो मैटरनिटी के नाम पर। बहुत अच्छा तरीका है उसे घर से बांध के रखने का। वो तुम्हारा घर सजाए, वो तुम्हारा बिस्तर सजाए और वो तुम्हारे लिए सुस्वादु पकवान बनाए, यही उसके जन्म की सार्थकता है। पागल। और है कुछ? आचार्य जी, आपने जो लैब की बात की कि बच्चा लैब में भी हो सकता है, तो इस पे भी तर्क है लोगों के। इसमें तर्क ये है कि तो ना उसका कोई भाई रहेगा ना बहन रहेगा, तो उसको कैसा लगेगा? मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप में से कितने लोग मेरे बायोलॉजिकल भाई बहन हो? कितने लोग हो? तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा होगा। इतने सारे फालतू लोग, ये मेरे रिश्ते में तो लगते ही नहीं, कोई आप में से मेरा रक्त संबंधी नहीं है। तो इतने लोगों के साथ मैं आधी रात यहाँ बैठ के सर फोड़ रहा हूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरी जिंदगी एकदम लानत की है, मार दो मुझको। ये 5 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं सब, ये मेरे ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो ये क्या तर्क है कि वो जो बच्चा है उसका ना कोई भाई होगा ना कोई बहन होगा? भाई बहन कोई खून के रिश्ते से बनते हैं, खून के रिश्ते से बनते हैं। संत गाते रह गए हम सम कौन बड़ा परिवारी, उसका क्या मतलब था? जिनके माँ बाप का कुछ पता नहीं, जिन्होंने शादी ब्याह कभी करा नहीं, वो मस्त होके गाते थे हम सम कौन बड़ा परिवारी, बोलते थे हमसे बड़ा परिवारी कोई नहीं है। हमारा परिवार है ये पूरी दुनिया परिवार हमारी। हम सम कौन बड़ा परिवारी।
ये कौन सी बात है कि मैं जिसको कहूं कि ये मेरा सहोदर है, बस वही मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं? क्यों नहीं है भाई मेरे सब? वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? यही लोग और कहते हैं, यही नहीं कहते कि उसका ना भाई होगा ना बहन को। कहेंगे अगर बच्चा माँ के पेट से नहीं निकलेगा तो माँ बच्चे में कोई अटैचमेंट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। फिर तो कथाओं के अनुसार माँ यशोदा और कृष्ण में भी कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता था, नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। पर हमारे यहां जो माँ बेटे के प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल रखी जाती है वो क्या होती है? कृष्ण यशोदा। गर्भ से आए थे कृष्ण यशोदा के, तो ये क्या तर्क है कि अगर गर्भ से नहीं आया होगा तो प्यार नहीं हो सकता? भरत मिलाप हमको पता है, जब भरत वापस जाने लगे खड़ाऊ लेके, तो राम ने ये नहीं बोला कि माता कौशल्या को मेरा सादर प्रणाम देना, उन्होंने कहा माताओं को, माताओं को। कुछ देर को बहक गई थी कैकेयी, नहीं तो बात ये थी कि चारों भाई बराबर है, सबके लिए बराबर है। ये थोड़े है कि जो मेरे पेट से पैदा हुआ है वही मेरा है बस। नकुल सहदेव कुंती के पेट से पैदा हुए थे, बोलो। पर कितने ही अवसर आते हैं महाभारत की कथा में जब कुंती सबसे पहले पक्ष लेती है नकुल सहदेव का, जब बचाने की भी बात आती है। यक्ष प्रश्न याद है, सबको गिरा दिया था, फिर यक्ष प्रश्न पूछे गए, तो वो जब सबसे पहले किसको बचाया गया था? ये थोड़ी है कि जो मेरी ही मां के पेट से पैदा हुआ है वही मेरा भाई है। और जहां तक मां के पेट से पैदा होने वाले की बात है, तो कर्ण हुआ था उसी मां के पेट से पैदा। तो कर्ण और अर्जुन तो गला काट रहे थे एक दूसरे का, और अर्जुन और नकुल सहदेव तो बिल्कुल भाई बन के खड़े थे, वो तो एक मां के पेट से पैदा भी नहीं हुए थे। और ये जानवरों वाली बात है कि जो मेरे ही खून का है मैं बस उसके साथ चलूंगा, इसमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता ये नहीं देखती कि मेरा शरीर कहां से आ रहा है। मौज में जैसे कहा जाता है इस जनरेशन में, ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ब्रदर्स नॉट ऑफ ब्लड बट ऑफ स्पिरिट। और ये जो स्पिरिट की ब्रदरहुड होती है, ये ब्लड की ब्रदरहुड से बहुत आगे तक जाती है। ब्लड की ब्रदरहुड में कुछ नहीं रखा। उच्चतर बातें करनी चाहिए, जानवरों के तल की नहीं कि मां बच्चे में फिर अटैचमेंट ही क्या रह जाएगा। क्या बात है ये? पहली बात तो जो ये बात कर रहे हैं उन्हें अटैचमेंट का मतलब भी नहीं पता कि अटैचमेंट अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं होती, प्रेम होती है बात। और प्रेम खून का रंग देखकर नहीं किया जाता। फिर ये खून का रंग देखते देखते ही जात पर उतर आते हैं। इनके हिसाब से तो जातियों का खून भी अलग अलग होता है ना। ये वही जो बात है कि जिसका खून मुझसे मैच करता है बस वही मेरा ब्रो है, वही बात फिर आगे बढ़ करके एथनिक डिविजन्स में बनती है, चेंज होती है ना। वही बात आगे चल के कास्टीज में चेंज होती है कि खून खून का रिश्ता, खून खून का रिश्ता।
खून का रिश्ता नहीं। खून का रिश्ता माने देह का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, और प्रेम देह पर आश्रित नहीं होता। नमस्ते सर। सर अभी आपने कुछ देशों का उदाहरण दिया जहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि फीमेल्स डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड वो चीज़। बट अगर अभी हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने कुछ दिन पहले भी ऐसा सुना, आपका वीडियो ही आया था कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स में वो घट रहा है। और यहाँ पर जो एक स्टार्टिंग से ही बात बोली जाती है, ये भी तर्क महिलाओं से ही आता है कि सृजन की शक्ति भी तो हमें ही मिली है। तो ये अगर सृजन नहीं कहलाता। एक पागल महिला को भी गर्भिणी करा जा सकता है और उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है। ये कोई सृजन की शक्ति नहीं है। महिलाएं इस धोखे में ना रहें। ये बोल बोल के ना मातृशक्ति, और सबसे बड़ी क्रिएटिविटी तो यही है कि बच्चा पैदा कर दिया, इसमें क्या क्रिएटिविटी है? ये काम तो दुनिया का हर जानवर करता है, तो सब क्रिएटिव हो गए। फिर सब क्रिएटिव हो गए, लगे हुए हैं बोलने। बोल रहे तुम्हें और कोई क्रिएटिव काम करने की क्या जरूरत है? क्रिएटिव काम सब पुरुषों को करने दो। तुम्हारा तो एक ही क्रिएशन है, प्रोक्रिएशन, और तुम्हारा प्रोक्रिएशन हमारा रिक्रिएशन है। हम अपने आप को रिक्रिएट करेंगे तो तुम्हारा प्रोक्रिएशन हो जाएगा। रिक्रिएशन माने मनोरंजन। पुरुष के लिए तो हो गया मनोरंजन, वो फिर स्त्री के लिए है कि अब बच्चा। और वो भड़के नहीं, विद्रोह नहीं करे, तो उसको बोलो नहीं नहीं, ये कुछ छोटी चीज नहीं है, ये तो ऊंची से ऊंची सृजनात्मकता है, ये तो दैवीय क्रिएटिविटी है। क्या क्रिएटिविटी है बताओ तो? बाहर एक भैंस भी घूम रही है, तो मुझे आ गई बात। ये छोटे छोटे मैंने देखे चूहे, उनकी क्रिएटिव मम्मी, हमने पकड़ा फिर उसको कि बाकी सब तो ठीक है पर ये इतना सारा काहे को। ये भोलापन नहीं कहलाता, ये मूर्खता कहलाती है कि किसी ने बोला और हमने मान लिया कि ये क्रिएटिविटी है। रेप में भी बच्चा पैदा हो जाता है, वो भी क्रिएटिविटी होगी। जो मेंटल असाइलम्स होते हैं उसमें जो पागल महिलाएं होती हैं ना, कई बार उनके यूटेरस निकाल देते हैं क्योंकि उन बेचारियों को पता भी नहीं चलता कौन उनका रेप कर गया, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो भी क्रिएटिविटी होगी। हाँ, तो ऐसे थोड़ी है कि क्रिएटिविटी बहुत ऊंची बात होती है। सेक्स कर लेने से क्रिएटिविटी थोड़ी हो जाएगी। कोई बुद्ध, कोई सुकरात, ये क्रिएटिव होते हैं। कोई गैलीलियो, कोई ब्रूनो अपनी जान की बाजी लगाता है तब क्रिएटिव होता है। जैसे कोई छोटे बच्चे को भरमाए, वो डूडल बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, बोले हाउ क्रिएटिव माय नुन्नू, और वो क्या बना रहा है? छोटे बच्चे को समझ में आता है, छोटा है। आप वयस्क, एडल्ट, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स हो, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर ओवरीज, आर यू? बट देयर इज अ बिग
section of the population that wants you to identify with your ovaries. Who am I? I am my eggs. और जितना ज़्यादा महिला को उसके गर्भाशय से तादाद में आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया जाता है, वो उतना ज़्यादा चेतनाहीन, प्रतिभाहीन होती जाती है, बुद्धिहीन होती जाती है। देखना उन महिलाओं को जो बस इसी चीज़ में लगातार जीती हैं, तो उनमें बहुत प्रतिभा नहीं पाओगे। क्या प्रतिभा बचेगी? लगातार तुम प्रेगनेंसी के साइकिल में हो, वही तुम्हारी पहली प्रायोरिटी बन गई है जिंदगी में। क्या तुम्हारी चेतना बचेगी? चेतना को भी निखारना पड़ता है, उस निखारने में छेनी हथौड़ा चलता है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। सारी ऊर्जा तो बच्चा पालने में चली जा रही है। क्या तुम में प्रतिभा और क्या तुम में सृजनात्मकता बचेगी? क्या तुम अब जिंदगी में करके दिखाओगे? मैं बच्चा पैदा करने के खिलाफ नहीं हूं। ये जो पहली प्रायोरिटी बनाने को कहा जाता है ना, कि बच्चा पैदा करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है एंड बीइंग अ मदर इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, मैं इसके खिलाफ हूं। आप करिए बच्चा पैदा, ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज की कीमत क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किस चीज को कितनी वैल्यू देनी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। पुरुष का क्या जाता है, उसके लिए तो एक रात की बात है, कुछ पलों का खेल है। महिला के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और एक बात और अच्छे से समझ लो, जो नेचुरल करते हो ना, तो नेचर में ये भी होता है कि तुम तो बच्चा पैदा कर दोगे और बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा वो माँ को ठेंगा दिखा के चल देगा। बिल्कुल मेरी देखी हुई बात है और ठीक अभी ये चल रहा है। 2 कुत्ते हैं और एक काले रंग की है, थोड़ी कमजोर सी कुतिया। एक घर के आगे है, एक घर के आगे बड़े बड़े गमले हैं, वो उनके पीछे छुप के बैठी रहती है। मैं पूछा क्यों छुप के बैठी रहती है? बोलते हैं कि वो 2 जो कुत्ते हैं वो इसको काटा करते हैं बहुत, तो यहाँ छुप के बैठती है। और यहाँ छुप के बैठती है इसलिए भी कि हम इसको फिर कुछ खाने को दे देते हैं, नहीं तो ये बाहर निकलती है, वो दोनों कुत्ते इसको बहुत काटते हैं। और आगे मुझे बताया गया कि वो दोनों कुत्ते उस कुतिया के बच्चे हैं, वो बड़े हो गए हैं, ये बूढ़ी हो गई है, वो इसको काटते हैं। ये होता है नेचर में। एक बार बछड़ा बड़ा हो गया, वो गाय के पीछे चलता है मैया मैया बोल के। हाँ, तो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट यही होती है। स्त्री का जीवन बना दिया गया है हर तरीके से एक हारा हुआ जीवन, एक नुकसान का जीवन। वो अपनी सारी जीवन ऊर्जा लगा दे बच्चे को पालने में, और बच्चा जरा सा बड़ा होगा नहीं कि वो अपनी जिंदगी अलग करके निकल लेगा। आप में से कितने लोग अगर चाहो भी तो अपने माँ बाप के सुख दुख में साझेदार हो सकते हो? बताना ईमानदारी से। आदर्शों की बात मत करो, व्यवहार की बात करो। कर सकते हो? कर सकते हो क्या? आप दूसरे शहरों में रह रहे हो, आप दूसरे प्रांतों में रह रहे हो, आप दूसरे देशों में रह रहे हो, आप कितना अपने माँ बाप के हो सकते हो? आप नहीं हो सकते। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी माँ आपके पीछे अपनी पूरी जवानी खराब कर दे, और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब आप उसको आसरा देने के लिए मौजूद हो ही नहीं सकते। तो मैंने मां तो गई ना काम से, मां की जिंदगी तो पूरा नुकसान का सौदा हो गई। नमस्ते आचार्य जी। तो जैसा आपने बोला कि महिलाओं को घर में रहना ठीक नहीं है उनके लिए कि वो बाहर निकले, तो एक तर्क इस पे ये आया है कि तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस मटीरियलिस्टिक दुनिया में मेल्स जा रहे हैं और भाग रहे हैं, महिलाएं भी फिर उसी में भागे? तो घर में रहने से वो क्या नॉन मटेरियलिस्टिक हो जाती है? ये तर्क सुनो गजब। ये कह रहे आप तो आध्यात्मिक आदमी हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं जा करके मटीरियल पैसा कमाएं? अच्छा, घर में बैठी है तो वो नॉन मटीरियल कंजम्पशन कर रही है,
वो जो घर में बैठ के खाना खा रही है वो मटेरियल नहीं है क्या? हाँ, बस ये है कि पहली बात अब वो मटेरियल भी है और दूसरी बात वो गुलामी का मटेरियल है। वो गुलामी का मटेरियल है। ये एक तर्क दिया जाता है। कहते हैं देखो बाहर जाके पैसा कमाना तो मेल काम है। आज तक किसने करा? मेल ने। तो ये तो पैट्रियार्किकल माइंडसेट है कि औरतों को कहा जा रहा है कि तुम वो सारे काम करो जो आज तक मेल करते थे। नहीं समझे? तर्क देखो, गजब तर्क है। बोल रहे हैं जितने आज तक ऊंचे ऊंचे काम हुए हैं, राज्य चलाना, ताकत पाना, विज्ञान, शोध, कलाएं, वो अधिकांशतः 90% किसने करे? मेल्स ने। इससे सिद्ध होता है कि जो सारे ऊंचे काम हैं वो किसका डोमेन है? तो तुम महिलाओं को मेल्स के काम करने क्यों कह रहे हो? इससे तो यही सिद्ध होता है कि तुम्हारे दिमाग में पैट्रियार्की घुसी है। जितने ऊंचे काम हैं वो सब किसके हैं? मेल्स के। तो जितने फालतू काम हैं वो किसके हैं? महिलाओं के। महिलाओं को ऊंचे काम अगर करने को कहोगे तो हम कहेंगे कि ये तो पैट्रियार्की हो गई। तुम महिलाओं को पुरुषों के काम करने को क्यों कह रहे हो? महिला पुरुष की नकल नहीं करेगी, नहीं करेगी। पुरुष राजा बनेगा, महिला रंक रहेगी। हम क्यों पुरुष की नकल करके राजा बने? हम तो रंक रहेंगे और गुलाम रहेंगे। ये क्या कुतर्क है? क्या कुतर्क है? मटेरियल काम है पैसे कमाना। हाँ ठीक है, अध्यात्म कहता है फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। पर जो अपनी रोटी के लिए भी बॉन्डेज में हो उसको कौन सी फ्रीडम? कौन सी फ्रीडम? तो मैं नहीं कहता हूं कि महिला बाहर निकल करके अरबपति बने, बिलियनियर बने, कार्बन एमिशन करे। मैं बार बार क्या कहता हूं? कम से कम इतना कमाओ कि रोटी अपनी कमाई की खाओ। मैं नहीं कहता हूं कि तुम इतना कमाओ कि तुम करोड़पति हो जाओ, पर इतना तो कमाओ कि अपने निवाले के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहो। प्रणाम आचार्य जी। आ, अभी जैसे कि हम लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो जो हमारी स्त्री बुक है बेस्ट सेलर है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो अकेली लड़कियां आती हैं तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली वही बुक है। पर अगर कोई अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, या एक इंसिडेंट हुआ था कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे थे, बच्चे ने जिद की थी कि विद्यार्थी जीवन उसको बुक चाहिए है, तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हो, तो मैंने उनको स्त्री बुक दी हाथ में। तो उनका रिएक्शन था, उन्होंने पहले पढ़ा स्त्री और उसमें फिर नीचे कोटिंग है मुक्ति की उड़ान, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, आप हमारा घर तोड़वा दोगे। ये एक कमजोर आदमी, तूने क्यों घास भूस का घर बनवाया है? और तेरा घर इतना कमजोर है तो तू किस किस तूफान से आग्रह करेगा कि मेरे घर को छोड़ दो? किस किस तूफान से आग्रह करेगा? आपको बहुत अच्छे से पता है आपके रिश्ते में दम है नहीं। सीधी सी बात, आप डरे रहते हो। आपको अच्छे से पता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो। सीधी सी बात, आप डरे रहते हो कि कहीं पोल ना खुल जाए। इसीलिए जैसे ही जरा सी सच्चाई की बात आपके पार्टनर तक पहुंचने लगती है, आपका हाय हाय होने लग जाता है ना? आप घर में बोल के आए हो कि लाइब्रेरी जा रहे हो और गए थे जुआ खेलने, और जो जुए में हारा है तभी आपने देखा कि वो आपके घर में घुस रहा है और बोल रहा है आंटी जी आंटी जी। देखा है दिल कैसा दहलता है? हम्म? या कभी देखा है कि अगर आप वही घटिया वाले विद्यार्थी रहे हों और टीचर बोल दे कि कॉल योर पेरेंट्स टुमारो, कैसे यहां पे होता है? जितने कांड करें सब खुलने ही वाले हैं अब। देखा?
एक पिक्चर थी बहुत मज़ेदार, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, उसमें गोविंदा का बाप कादर खान और उनके पास एक बंदर भी था। गोविंदा और चंकी पांडे भाई भाई थे और ये दोनों 5 साल तक इन्होंने घर में बता रखा था हम कॉलेज के टॉपर हैं। कॉलेज के टॉपर ही नहीं, ये प्रिंसिपल को घर पे लाया करते थे मिलवाने, ताकि प्रिंसिपल बधाई दे कि आपने ये क्या दो जबरदस्त सपूत पैदा करे हैं। वो आखिरी फिल्म थी। एक दिन दोनों देख लेते हैं कि असली प्रिंसिपल और बाप की मुलाकात होने जा रही है और ऐसी दोनों के हाय हाय मचती है, बंदर भी नहीं बचा पाता उनको, घर से निकाल दिए जाते हैं। वही बात है। कोई मेरी बात अगर आप तक पहुंचने से रोक रहा है तो इससे मेरी बात के बारे में तो क्या ही पता चलता है, पर यह पता चलता है कि उसका और आपका रिश्ता क्या है। उसके और आपके बीच में कोई बहुत जबरदस्त धोखे का रिश्ता है। क्यों ऐसा रिश्ता रखते हो यार? ठीक है, देह से पुरुष पैदा हुए हो, स्त्री की होती है सबको कामना, ठीक है, कर ली है शादी। और शादी का मतलब ये थोड़ी है कि गंदा रिश्ता रखो, लीचड़, झूठ बोलना, शोषण करना, हर तरीके से बरगलाना, मूर्ख बनाना। ये सारी पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या है? ये गहनाबाजी क्या है? ये मूर्ख बनाने का तो तरीका, और क्या है? कर लिए शादी, अच्छी है, शादी है, अच्छी बात है। दो मनुष्य हैं, वो साथ रह रहे हैं। शादी को मैं ऐसे देखता हूं, दो मनुष्य हैं, वो साथ रह रहे हैं, दोनों में मित्रता रहे, यही हमारी शुभेच्छा है। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों साथ रहिए और दोनों का अच्छा बढ़िया रिश्ता रहे, ये विवाह है। पर उसमें 100 तरीके की चालाकियां करना, विवाह का ये मतलब क्यों होना चाहिए भाई? उसके तन पर, मन पर कब्जा करने की कोशिश करना, ये महिला की ओर से भी होती है, दोनों ओर से होती है। ज्वेलरी का एक ऐड दिखा दो, ये होर्डिंग लगे रहते हैं जिसमें ये दिख रहा हो हार, नेकलेस और क्लीवेज ना दिख रही हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा। गहना दिलाओ, कपड़ा हटाओ, सीधी सी बात ये है। नहीं तो हार का क्लीवेज से क्या रिश्ता है? विदाउट एक्सेप्शन हर होर्डिंग में है ही है, क्यों है? क्यों करना है ये सब? फिर 100 तरह के तनाव होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, छुपा छिपी, धोखाधड़ी, ये सब खेल चलता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है। सीधा सरल रिश्ता रखो, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, बस हो गया। हमारे रिश्ते में पहली बात यह है कि तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। फिर दूसरी बात यह है कि तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं, ठीक। मित्रता का रिश्ता है सबसे पहले, पहली बात क्या है? रिश्ता दोस्ती का है। ये दूसरी बात है कि रिश्ते में सेक्स भी है। सेक्स तो वैसे भी खत्म हो जाना है कुछ सालों के बाद, रिश्ता ठीक रखो, दोस्ती लंबी चलेगी। सिंपल, नीट, क्यों नहीं हो सकता? एकदम साफ। हेरा फेरी, लुका छिपी, इसको बांधा, उसको दबाया, नोचा खसोटा, क्यों जरूरी है?
झूठ कितना बोला जाता है। आम आदमी अगर जिंदगी में 100 झूठ बोलता है तो उसमें से 90 वो अपने पति या पत्नी से बोलता है। हाँ कि ना? सच बोलना तकलीफ का काम हो जाता है, डिफॉल्ट मोड सेट हो जाता है। मैंने वक्त भी पूछे 12 बजे हो तो बोलेंगे 2 बजे। इतना अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का। किसी और से सच बोल दो, हस्बैंड या वाइफ से सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको तो कुछ ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, क्योंकि उसको यह भी अगर बता दिया कि 12 बजे हैं तो 12 बता दिया तो नाराज हो जाएगी। वो कहेगी ये तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर 12 बजे हैं तो 12 ही बजे हैं ये बताने का काम तो अजनबी भी कर लेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बोलो अभी 2 बजे हैं। ऐसा अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये कोई रिश्ता है? अरे तुम हैंडसम नहीं हो अब, एंड लेट इट नॉट ब्रेक योर हार्ट टू हियर दिस। और तू मोटी है, मुझसे मत कहलवा कि तू अभी बिल्कुल कांटे जैसी छर रही है तू बिल्कुल। और वो बोल भर दे, 3 बार पूछेगी मैं मोटी लग रही हूं ना, मैं मोटी लग रही हूं। वो 2 बार बोल नहीं 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 लग रही। तीसरी चौथी बार वो हार के बोली देगा हाँ है। अब ले कोई मोटा है, कोई गंजा है, कोई जैसा है बोल दो। काय को बोल रहे हो प्रिंसेस और ये और वो? कुछ नहीं है। कोई ऊंट जैसा हो गया, कोई भैंस जैसी हो गई। दोस्तों में चलता है, दोस्तों के साथ एक बेबाकी का रिश्ता रहता है ना। हम अगर दोस्तों के साथ मुंहफट नहीं हो सकते तो किसके साथ होंगे? वो ऊंट जैसा लगने लगा है तो हम बोलेंगे तू ऊंट है। कोई लगता है चिंपैंजी जैसा, वो भी चिंपैंजी का स्टंटेड अवतार, बोनसाई चिंपैंजी, तो बोलेंगे तू है। और उसको मजा आना चाहिए, दोस्ती है तो इसमें दिल टूटने की कोई बात नहीं। काहे को उसको प्रिंसेस बोल रहे हो? और बात बात में सीखो मजाक करना। यू लुक अनवेल टुडे, लेट मी गेट यू अ वेट। और रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हंसना शुरू कर दे। तुम बोल तो सही रहे हो, हूं तो मैं जानवर ही। ये हुआ स्वस्थ रिश्ता। मेरे तो आसपास के लोग हैं, अगर मैं किसी से प्यार से बात कर लूं तो वो समझ जाता है कि बहुत नाराज हैं आचार्य जी। जिससे मेरा रिश्ता टूटने लगता है मैं उससे बहुत सभ्य शालीन तरीके से बात करना शुरू कर देता हूं। जो मेरे पास आने लगते हैं उनको तो पता है कि फिर ये विश्वास होना चाहिए कि दरख्त की जड़ें गहरी हैं, उखड़ नहीं जाएगा हवाओं से तूफानों से। नाचेगा, हवा चलेगी तो पत्तियां झूमेंगी। हमारे लिए उत्सव की बात होगी अगर हवाएं चलेंगी। हम डर नहीं जाएंगे कि उखड़ ना जाएं। नमस्ते ऑल। तो मैं आचार्य जी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और गीता सत्र को भी मैं 1.5 साल से सुनती हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैं पुणे से हूँ। और आज के सत्र की मेरी सीख है कि
इन अद्वैत वेदांत सत्य और झूठ ऐसे होता नहीं है, तो एक सत्य होता है या तो एक छुपा हुआ सत्य होता है। और वेदांत हमें सिखाता है कि सगुन की दुनिया में जीने की तमीज हमें वेदांत सिखाता है। व्यावहारिक तल पे रह के कैसे पारमार्थिक तल पे जिया जा सकता है। कर्म शुद्ध निष्काम करे वो आग आत्मज्ञान की, यज्ञ तप जप मार्ग बहुत पर श्रेष्ठ सब ज्ञान की।